सूरज ढल रहा है, पर चंद्रोकर गांव में एक अंधेरा पहले ही छा चुका है। अयान के पापा अपने बेटे का वो भूतिया रूप देखकर थर थर कांप रहे हैं। डर के मारे वो गांव लौट आए हैं ताकि गांव वालों को वो भयानक सच बता सकें। पीपल के पेड़ के नीचे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। अयान का भूत गांव में घूमता है। मैंने अपनी आंखों से उस भूत को देखा। अयान का शव कब्र में नहीं है, वो जिंदा हो चुका है। उस पर कोई शैतानी ताकत सवार है। जो भी उसे दिखता है वो उस पर हमला कर देता है। गांव वालों, हमें बचकर रहना होगा। हाँ, हमें एकजुट होकर रहना होगा। उस शैतानी ताकत से लोहा लेना होगा। अयान के पापा की बात सुनकर गांव वालों के चेहरों पर खौफ की परछाई पड़ जाती है। हवा में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गांव वालों, डरो मत। मैं कल ही एक रूहानी आलिम को बुलवाता हूँ। वो उस शैतान पर जरूर काबू पा लेंगे। गांव वालों का डर देखकर चंद्रोकर गांव के प्रधान ने अपने इलाके के मशहूर रूहानी आलिम को बुलवाया। अयान के पापा और गांव वाले उन्हें सारी कहानी सुनाते हैं और कमरे में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। गांव वालों, घबराने की बात नहीं। हर डर के पीछे एक वजह होती है और हर वजह का इलाज भी होता है। मैं तुम्हारा डर दूर करूंगा। आज रात मैं खुद कब्रिस्तान का मुआयना करने जाऊंगा। लेकिन बाबा, रात में कब्रिस्तान जाना सुरक्षित है क्या? वहाँ अयान का साया। जब तक मैं हूँ कोई साया तुम तक नहीं पहुँच सकता। याद रखो, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। डरना मना है। कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा है। चारों तरफ मौत की खामोशी है। गांव वाले डरे हुए इकट्ठा हुए हैं। रूहानी आलिम आते हैं और उस कब्र को देखकर सन्न रह जाते हैं। कब्र खुदी हुई है और उसमें से लाश गायब है। मैं ऐसा प्रयोग करूंगा कि अयान की शैतानी रूह खुद ब खुद यहाँ खींची चली आएगी। जैसे ही वो कब्र में आए, तुम लोग उस पर मिट्टी डाल देना। जी मौलवी साहब। मौलवी साहब कब्र के सामने बैठकर आयतें और दुआएं पढ़ना शुरू करते हैं। हवा में ठंडक बढ़ने लगती है, जैसे कोई अनजानी ताकत जाग रही हो। सूरज अल बकरा, सूरज अल फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन नास। जैसे ही मौलवी आयतें पढ़ते हैं, हवाएं ठंडी हो जाती हैं। कब्रिस्तान में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। अयान की शैतानी रूह उनकी तरफ बढ़ने लगती है। गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं और हवा में चीखों का शोर गूंजने लगता है। गांव वालों, डरो मत। अयान की रूह चीख सकती है, अजीब हरकतें कर सकती है, लेकिन तुम डरना मत। अयान की रूह रूहानी आलिम की तरफ बढ़ती है। आलिम उस पर पवित्र पानी छिड़कते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। वो आलिम के पास पहुंचकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। आलिम को मरा देखकर गांव वाले डर के मारे भागने लगते हैं और कब्रिस्तान में खौफ की चीखें गूंजने लगती हैं। याद करो, रूहानी बाबा ने क्या कहा था? डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें डरना नहीं, इस शैतानी ताकत से लड़ना है। आलिया की बात सुनकर गांव वाले एकजुट होते हैं। अयान की शैतानी रूह आलिया की तरफ बढ़ने लगती है। आलिया कब्रिस्तान में रखा फावड़ा उठाती है और रूह के सिर पर जोर से वार करती है और उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं। कुछ कीड़े पास की आग में जल जाते हैं। वाह, आलिया दीदी ने एक ही वार में शैतान को ढेर कर दिया। लेकिन इसके सिर से इतने कीड़े क्यों निकले? दिमाग में जो कीड़ा काट रहा था ना, ये वही कीड़ा होगा। गांव वाले अपने अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं। चंद्रोकर गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि अयान की शैतानी रूह का काला साया हट चुका है। रात का सन्नाटा और चंद्रोकर गांव में खुशी का माहौल। गांव वाले पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हवा में अभी भी कुछ अनजाना डर छिपा है। अयान के भूत के चक्कर में इतना डर गया था कि पिछले 3 दिन से घर में ही बंद था। तो आज सारे दिन की कसर निकाल लो, जमकर पार्टी करो। गांव वाले नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तभी आलिया और बाकी लोग दूर से कुछ सायों को आते देखते हैं। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा। हवा में
एक अजीब सी ठंडक फैलने लगती है। सारे गांव वाले तो यही हैं, फिर ये कौन लोग आ रहे हैं? जैसे ही वो लोग पास आते हैं, गांव वालों के खून को जमा देने वाला सच सामने आता है। ये वही लोग हैं जो 1-2 साल पहले मर चुके थे। वो देखो, रूहानी आलिम। इन्हें तो अयान की रूह ने मार दिया था ना, फिर ये जिंदा कैसे? वो देखो, अजान चाचा, ये तो 10 दिन पहले मर चुके थे। देखो इनका शरीर कितना गल चुका है। वो देखो अमीरा, ये भी 20 दिन पहले मर गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे भूत, इन लोगों ने हमारी पार्टी को हैलोवीन पार्टी बना दिया। इतनी सारी चलती फिरती लाशें देखकर गांव वाले डर के मारे भाग खड़े होते हैं। भूत उनका पीछा करते हैं। गांव वाले अपने अपने घरों में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। हवा में चीखों का शोर गूंज रहा है। आलिया अपने घर में बैठी है, डरी हुई है और हैरान है। तभी उसके दोस्त मनोहर का फोन आता है। हाँ मनोहर, बोलो। आलिया, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। क्या हुआ, बता तो सही। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा हो। सिर में बहुत तेज खुजली हो रही है। रुक, मैं आ रही हूँ, हॉस्पिटल चलेंगे। आलिया अपने दोस्त जारा के साथ मनोहर के घर पहुंचती है। वहां का मंजर देखकर उसका दिल दहल जाता है। मनोहर का सिर फटा हुआ है और उसके आसपास वही कीड़े रेंग रहे हैं जो अयान के सिर से निकले थे। जारा, अपनी नाक और मुंह ढक लो। क्यों? वरना ये कीड़े तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे, फिर तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मनोहर का हुआ। तुझे कैसे पता? ये भूत नहीं, ज़ॉम्बीज़ हैं। ये कीड़े लोगों को ज़ॉम्बी बनाते हैं। पहले ज़ॉम्बी हमला करके लोगों को मारता है, फिर ये कीड़े मरे हुए के दिमाग में घुस जाते हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ऐसे में तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। हाँ, इससे पहले कि सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाए, हमें कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये कीड़े सिर्फ आग से जलते हैं। हमें सबसे पहले कुछ दोस्तों को इकट्ठा करना होगा। आलिया और जारा गांव के कुछ दोस्तों को इकट्ठा करती हैं। आलिया लड़कों को मशाल देती है और तीर कमान। रात के सन्नाटे में उनकी मशालों की रोशनी एक उम्मीद की किरण बनकर चमकती है। सबसे पहले तुम्हें ज़ॉम्बी को पहचानना है। लेकिन हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? जो धीरे धीरे चले वो ज़ॉम्बी है, जिसका शरीर सड़ा गला हो वो ज़ॉम्बी है। जैसा आलिया और जारा ने कहा वैसा ही लड़के करने लगते हैं। कुछ लड़के ज़ॉम्बी को पहचानकर पहले तीर कमान से उसके सर पर वार करते हैं। फिर कुछ उनके सिर को मशाल से जला देते हैं ताकि एक भी कीड़ा ना बचे। इस तरह वो पूरे गांव के ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग आलिया की सूझबूझ के लिए उसे धन्यवाद कहते हैं। आलिया खुश थी क्योंकि उसने अपने दोस्त अयान की मौत का बदला ले लिया था। आधी रात का वक्त था। चिंपकपुर के स्टेशन पर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर इस समय केवल 3 लोग मौजूद थे, राहुल, अभिमन्यु और दिशा। उन तीनों को इस रेलवे स्टेशन पर किसी का इंतजार करते हुए बहुत समय हो चुका था। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि अंशुमन ने इस बार भी हम तीनों को मूर्ख बनाया है। नहीं राहुल, ये सच है कि आयुष्मान शराब पीने का आदी है और वो नशे में कई बार हम दोनों से झूठ बोल चुका है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो हम तीनों से इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगा। तुम बात को समझ नहीं रहे अभिमन्यु। वो जरूर नशे में होगा और नशे की हालत में उसने तुम्हें फोन मिला दिया होगा और तुमने हमेशा की तरह उसकी बात पर विश्वास कर लिया होगा। बेवकूफ तो मैं और दिशा हैं जो तुम्हारी बातों में आ गए। राहुल की बात सुनकर अभिमन्यु क्रोधित होते हुए बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो राहुल, कि मैंने भी अंशुमन के साथ मिलकर तुम दोनों को मूर्ख बनाया है? जरा तुम स्वयं देखो कि इस स्टेशन पर हम तीनों के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे कि चिंपकपुर में इंसान रहते ही ना हो। प्लीज अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। एक तो वैसे भी हम इस सुनसान स्टेशन पर फंसे हुए हैं, जहाँ पर हमें दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, कोई कुत्ता भी भौंकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहस करने की बजाय तुम दोनों अंशुमन को फोन ट्राई क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या लगता है दिशा कि मैंने अंशुमन को फोन नहीं किया?
पिछले 1 घंटे से मैं उसका फोन लगातार ट्राई कर रहा हूँ मगर स्विच ऑफ आ रहा है। मैं भी पिछले 1 घंटे से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ मगर उसका फोन बंद ही आ रहा है। जो भी हो, अभी सुबह होने में कुछ घंटे बाकी हैं और मैं रात इस सुनसान ठंड भरे रेलवे स्टेशन पर तो बिल्कुल नहीं गुजार सकती। एक तो यहाँ पर अजीब सा ये कोहरा फैला हुआ है। तभी उन तीनों को किसी के कदमों की आहट की आवाज सुनाई दी। सामने एक व्यक्ति हाथ में लालटेन पकड़े हुए उन तीनों की ओर ही चला आ रहा था। कुछ ही देर में वो व्यक्ति उन तीनों के नजदीक आकर खड़ा हो गया। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो काले कलर की शॉल लपेटा हुआ था। दिशा उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर सहम गई। इस बूढ़े के चेहरे की ओर गौर से देखो ना राहुल, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शमशान घाट की चिता से डायरेक्ट उठकर यहाँ पर आ गया हो। धीरे बोलो दिशा, कहीं वो सुन ना ले। वो बूढ़ा व्यक्ति उन तीनों को घूर घूर कर देखने लगा। उसने भारी आवाज में उन तीनों की ओर देखकर कहा, यहाँ की गलियों में शैतानी साए घूमते रहते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? शैतानी साए? ये सब बातें तो फिल्मों में अच्छी लगती हैं। ये बातें कोई फिल्मी बातें नहीं है बेटा, सच्चाई है ये। क्या तुम इस रेलवे स्टेशन के आसपास मौत जैसा सन्नाटा नहीं देख रहे? क्या यहाँ पर तुम तीनों के अलावा कोई और दिख रहा है तुम्हें? अरे बाबा, आप भी तो हमारे साथ खड़े हैं, तो क्या आप इंसान नहीं हैं? बाबा, हम लोग मुंबई से यहाँ आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चिंपकपुर का पुराना फोर्ट यहाँ से कितनी दूर है? बूढ़े ने कपकपाती हुई आवाज में अभिमन्यु से कहा, उस शैतानी किले में तुम्हें इतनी रात को क्या काम है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वहाँ का रास्ता ही रहस्यों से भरा पड़ा है और वो किला नहीं, मौत का किला है। उस किले के आसपास ही डरावने साए घूमते रहते हैं। वो सिर्फ एक खंडहर है। कहते हैं कि वहाँ पर लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। मेरी एक सलाह मानो, सुबह तक इसी स्टेशन पर रुक जाओ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा? हमारा दोस्त अंशुमन तो किले के पास में ही बने गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है और उसी ने हमें फोन करके यहाँ बुलाया है। तुम लोग शहर के भोले भाले लोग लगते हो। वहाँ आसपास कोई गेस्ट हाउस नहीं है। देखिए बाबा, सबसे पहली बात तो ये कि हम सब भूत प्रेत शैतान वगैरह इन सब पर विश्वास ही नहीं करते। और दूसरी बात ये कि हमारा दोस्त अंशुमन पिछले 1 महीने से यहाँ पर ठहरा हुआ है। हम सब कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं और हमें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, एक बहुत पुराने किले पर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने का। एक ऐसा फोर्ट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हो। हमारा दोस्त अंशुमन इसी सिलसिले में काफी दिनों से यहाँ पर रह रहा है। इनफैक्ट उसने ही हम सबको यहाँ पर कॉल करके बुलाया है। अभिमन्यु की बात सुनकर बूढ़े के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। बूढ़ा तेज आवाज में उन तीनों की ओर देखकर बोला, मेरी बात का तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ पर 1 महीने से ठहरा हुआ है तो वो अब तक जिंदा नहीं बचा होगा। ये किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर दिशा का बुरी तरह से दिमाग खराब हो गया। बस बहुत हो गया बाबा, हम आपकी बकवास काफी देर से सुने जा रहे हैं और अब इससे ज्यादा आपकी बकवास को नहीं झेल सकते हम। अगर इस इलाके पर शैतानी आत्माएं टहलती रहती है तो फिर आप जिंदा कैसे हो? बताओ, शैतानी आत्मा ने आपको अब तक क्यों नहीं मारा? हर बात की एक सीमा होती है लड़की। स्टेशन से बाहर निकलकर ही तुम तीनों अपनी मौत को दावत दे दोगे। इस रेलवे स्टेशन को बाहर से अभिमंत्रित किया गया है। बस बहुत हो गया, हमें जाकर खुद अंशुमन को ढूंढना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम तीनों मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, मगर याद रखना, वो शैतानी साए किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। इस स्टेशन के बाहर किसी पर भी विश्वास मत करना। इतना कहकर वो तीनों दोस्त स्टेशन से बाहर निकल गए और वो बूढ़ा व्यक्ति चेतावनी देता रह गया। उस व्यक्ति की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। उन तीनों ने रेलवे स्टेशन के बाहर कदम रखा ही था कि तभी उन तीनों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अंधेरे में कोई व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उन सब की ओर आ ही रहा था। कुछ ही देर में वो व्यक्ति तीनों के पास आकर खड़ा हो गया। वो घूर घूर कर सबको देखने लगा। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उन तीनों का दोस्त अंशुमन था। अभिमन्यु ने अंशुमन की ओर देखकर कहा, तुझे पता भी है क्या
हम तीनों कितनी देर से रेलवे स्टेशन के बाहर तेरा इंतजार कर रहे थे और तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? और ये तेरे पैर को क्या हुआ? तू लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? राहुल की बात सुनकर अंशुमन ने बड़े ही अजीब अंदाज में राहुल की ओर देखकर कहा, कुछ नहीं, कल रात ज्यादा पी ली थी ना, तो लड़खड़ा कर गिर गया। थोड़ी सी चोट है। आओ, मैं तुम सब लोगों को फोर्ट तक लेकर चलता हूँ। वो तीनों दोस्त अंशुमन के साथ चुपचाप चलने लगे। अंशुमन बिल्कुल खामोश था और उसका ये रवैया दिशा को बड़ा ही अजीब लग रहा था। दिशा ने अंशुमन से कहा, जहाँ तक मैं जानती हूँ अंशुमन, तुम तो अपनी खुद की गाड़ी से चिंबकपुर आए थे, है ना? तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई और तुम ठहरे कहाँ पर हो? यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, मैं वहीं पर ठहरा हूँ और मेरी गाड़ी भी वहीं पर खड़ी है। कल मेरी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी और इस छोटे इलाके में मैकेनिक का मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मजबूरी में मुझे पैदल आना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि हम सबको पैदल ही गेस्ट हाउस तक जाना होगा? तभी अंशुमन अजीब से अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, हम गेस्ट हाउस नहीं चल रहे दिशा, हम सीधे फोर्ट जाएंगे। लेकिन इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। दिशा ने इतना बोला ही था कि तभी अंशुमन मुस्कुराता हुआ बोला, हमारा कैमरा बहुत हाईटेक है दिशा, रात में भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करता है और वैसे भी पुराने किले की रिकॉर्डिंग रात के समय बहुत ही अच्छे से होगी। अंशुमन उन तीनों को एक सुनसान खंडहर बन चुके किले के अंदर ले गया। उस किले के अंदर चारों तरफ पेड़ पौधे और मलबे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो सब के सब मोबाइल की टॉर्च के सहारे ही आगे चल रहे थे। किले के अंदर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर दिशा कुछ और ही सोच रही थी। उसे अंशुमन का ये बिहेवियर बड़ा ही अजीब लग रहा था। अचानक दिशा के कदम कुछ देखकर रुक गए। उसने देखा कि अंशुमन के शरीर से खून टपक रहा था और अचानक से उसके एक पैर का आधा हिस्सा गायब हो गया। ये देखकर दिशा की चीख निकल गई। दिशा की चीख सुनकर अभिमन्यु और राहुल घबराकर रुक गए। उसका चेहरा बेहद भयानक हो गया था। उसका चेहरा हर जगह से फटा हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। उसके होठों पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। देखते ही देखते अचानक एंडी उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। मुझे तो पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। शायद हमें उस बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन कर लेना चाहिए था। वो सही कह रहा था। राहुल और अभिमन्यु की भी हालत खराब हो चुकी थी। अचानक अंशुमन कहाँ गायब हो गया और उसका चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? तुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ अभिमन्यु? शायद वो बूढ़ा सही बोल रहा था। यहाँ हकीकत में शैतानी सायों का राज है। मैंने इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। कहते हैं कि ये पुराना किला अंग्रेजों के समय में जेल हुआ करती थी और एक दिन एक सनकी अंग्रेज ने शैतान को इस पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत से बेकसूर लोगों को इस किले में जिंदा जला दिया। तब से ये पूरा चिंपकपुर शापित हो गया है। लेकिन मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक कहानी होगी। ये बातें करने का समय नहीं है दिशा, अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। इतना कहकर वो तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगे, मगर वो किस दिशा की ओर भाग रहे थे ये उन्हें पता ही नहीं था कि अचानक दिशा का पैर किसी भारी वस्तु से टकरा गया और दिशा मुंह के बल गिर गई। अभिमन्यु और राहुल ने दिशा को जैसे ही उठाया तो उन दोनों की चीख निकल गई, क्योंकि रात के अंधेरे में दिशा का पैर जिस चीज से टकराया था वो थी अंशुमन की लाश। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मरे बहुत दिन बीत चुके हो। ये तो अंशुमन की लाश है। तो फिर हमारे साथ जो था वो कौन था? उस बूढ़े ने कहा था कि वो शैतानी साए किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। लगता है कोई साया अंशुमन का रूप धारण करके ही हमारे पास आया था। वो हमारा दोस्त अंशुमन नहीं था बल्कि शैतानी साया था। अचानक अंशुमन की लाश उठकर खड़ी हो गई और उसने दिशा को कसकर पकड़ लिया और कुछ ही क्षणों में दिशा के शरीर का सारा खून पी गया। दिशा चीखती हुई मृत अवस्था में गिर पड़ी।
सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि अभिमन्यु और राहुल को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। अचानक उन दोनों के कानों में अंशुमन की आवाज टकराई, जो कि एक पेड़ के ऊपर से आ रही थी। उन दोनों ने जैसे ही ऊपर पेड़ की ओर देखा तो नजारा कपकपा देने वाला था। अंशुमन रात के अंधेरे में पेड़ की मोटी मोटी टहनियों पर बैठा था। उसकी आंखें रात के अंधेरे में बल्ब की तरह चमक रही थी। ये किला नहीं दोस्तों, एक भूल भुलैया है। इसके अंदर जो एक बार आ जाता है वो कभी भी वापस नहीं जाता। मैं यहाँ पर अकेले बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम तीनों को अपने पास बुला लिया। अब हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। राहुल और अभिमन्यु दोबारा वहां से भागने लगे। अचानक उन दोनों की कानों में दिशा की आवाज टकराई। रुक जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। दिशा की आवाज सुनकर राहुल के पैर रुक गए। उसने अभिमन्यु से कहा, लगता है दिशा जिंदा है। पागल हो गए हो क्या? वो मर चुकी है, लेकिन वो हमें बुला रही है। उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, हमारी आंखों के सामने दिशा ने दम तोड़ा था। तभी दिशा किसी जानवर की तरह दौड़ती हुई बहुत ही फुर्ती से राहुल के करीब आ गई और उसने अपने दांत राहुल के गर्दन में गाड़ दिए। अभिमन्यु अब अकेला वहां पर बचा था कि तभी अचानक देखते ही देखते सैकड़ों काली काली और भयानक परछाइयों ने अभिमन्यु को घेर लिया और अभिमन्यु की चीख पूरे इलाके में गूंज गई। कुछ महीनों बाद पुलिस को उन चारों के कंकाल उस खंडर के अंदर मिले और न्यूज में यही चर्चा थी कि ये जानते हुए भी कि चिंबकपुर का खंडर हो चुका फोर्ट हॉन्टेड है, उसके बावजूद भी लोग वहां क्यों चले जाते हैं।